तो हमारा लास्ट में क्या हो गया था, एटीपी सब बना दी थी हमने, सब खत्म हो गया था वो सब कुछ, ठीक है। अब हमारे पास में 2 टॉपिक बचे हैं बस, एक है एम्फिबॉलिक पाथवे और एक है फर्मेंटेशन। पहले क्या करें, पहले फर्मेंटेशन कर लेते हैं। हेडिंग क्या है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन वर्ड हम यूज करते हैं किसके लिए, एनएरोबिक पाथवे के लिए, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या अब हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन, कुछ एक स्टेप जो होता है वहां तक तो सेम रहने वाला है। कहां पर तक सेम रहने वाला है, ग्लाइकोलिसिस तक सेम रहने वाला है, यानी कि हमारे पास ग्लूकोज होने वाला है, ग्लूकोज टूट करके क्या बनने वाला है, पाइरुविक एसिड। यहां तक की प्रोसेस क्या रहने वाली, बिल्कुल सेम रहने वाली। इसके बाद डिफरेंस आता है, इसके बाद डिफरेंस किस चीज में आता है, इस पाइरुविक एसिड के ब्रेक डाउन में डिफरेंस आता है। अब ये पाइरुविक एसिड का जो ब्रेक डाउन है ये 2 तरीके से हो सकता है, ठीक है। या तो ये ब्रेक डाउन हो इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट, जो यीस्ट ब्रेक डाउन करता है, और यीस्ट के लिए हम लिखेंगे इन एनएरोबिक कंडीशन। एनएरोबिक कंडीशन, एनएरोबिक कंडीशन का मतलब है ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम है। एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म नहीं है, यीस्ट अगर ऑक्सीजन में रखेंगे तो ऑक्सीजन का यूज करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा तब, ठीक है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी या ऑक्सीजन नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा, फर्मेंटेशन करेगा। तो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म नहीं है, एनारोबिक कंडीशन है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। और दूसरा हमारा कहाँ होता है, मसल्स में। कहाँ होता है दूसरा, मसल्स में। मसल्स में कहाँ होता है, जब ऑक्सीजन की क्या हो, लैक यानी कि डेफिशिएंसी चल रही हो ऑक्सीजन की, तब होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो पाइरुविक एसिड का एक केमिकल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर वगैरह हमने ज्यादा नहीं देखना, बस ये याद रखना है कि इसमें कार्बन होते हैं 3, हाइड्रोजन होते हैं 4 और ऑक्सीजन भी होते हैं 3, 3 4 3। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। क्या कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ग्लाइकोलिसिस में, नहीं, सिर्फ क्या बनता है, एक NAD से NADH बनता है, NADH प्लस H पॉजिटिव। तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन यूज हुए ना, तो 2 हाइड्रोजन के यूज के बराबर। अब ये मॉलिक्यूल कितने बार बना है, 2 बार ये मॉलिक्यूल बना है। कितना हाइड्रोजन यूज हो गया टोटल, 4 हाइड्रोजन यूज होगा, देख लो। एक मॉलिक्यूल में 3 तो 2 मॉलिक्यूल में 6। पाइरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 2 मॉलिक्यूल होते हैं। एक मॉलिक्यूल में 3 तो 2 मॉलिक्यूल में 6, एक मॉलिक्यूल में 4 तो 2 मॉलिक्यूल में खाली 8, क्योंकि 4 हाइड्रोजन कहाँ चले गए, NADH बनाने में चले गए। एटम का थोड़ा हिसाब रखना, कहाँ कितने जा रहे हैं करके, ठीक है। अब क्या होगा, हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। अब यीस्ट में ये जो स्टेप होता है, ये होता है 2 स्टेप में। यीस्ट में जो प्रोसेस है कितने स्टेप की है, 2 स्टेप की है। पहले स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है। स्टेप में कौन सा एंजाइम यूज हुआ, क्या प्रोसेस हुई, वो नहीं पढ़ना है तुमने, सिंपल पढ़ना है। पहले स्टेप में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और एक तुम्हारे इसमें तो यहाँ पर लिखा भी नहीं है कुछ, हम शब्द लिख लेते हैं। एक, अब बताओ इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो क्या बनेगा, एक कार्बन निकल गया तो C2, हाइड्रोजन तो निकला नहीं तो 4 ही रहेगा, और ऑक्सीजन कितना बच गया, 1 ही बचा, तो O ही लिखेंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्या बना है, C2H4O का क्या बना है, एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बना है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर आएगा NADH, जो यहाँ बना है वही यहाँ पर पाएगा और यूज होगा, NADH प्लस H पॉजिटिव। और ये अपने 2 हाइड्रोजन इसको डोनेट कर देगा, दे करके इसको क्या बना देगा बताओ, C2 पहले से 2 और आ गए तो कितना होगा, H6O। अगर इसको हम दूसरे वर्ड्स में लिखेंगे तो CH3CH2OH, क्या बन गया, एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल। साथ में क्या भी निकला, एक कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला। जो 2 हाइड्रोजन थे वो कहाँ, यहीं पर यूज हो गए NADH वाले, यानी कि यहाँ पर सिर्फ कौन सी ATP बनती है,
सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वाली एटीपी बनती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि एक तो कॉम्प्लेक्स नहीं काम कर रहा अभी, और दूसरा जो NADH बना वो NADH यहीं पर यूज हो गया। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर भी यीस्ट में हो सकता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो जाता, लेकिन है ही नहीं ऑप्शन। ठीक है, तो क्या बन गया हमारे पास में, एल्कोहल बन गया, और क्या निकल गई इससे बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। ठीक है, चलो, तो क्या हो गया हमारा, एल्कोहल बन गया। और यीस्ट अल्कोहल ही बनाता है, लेकिन एक बात नोट करने वाली है कि यीस्ट पूरे के पूरे का अल्कोहल नहीं बनाता है। ठीक है, सिर्फ कितने का अल्कोहल बना सकता है, 13% से कम का अल्कोहल बना सकता है। क्यों? क्योंकि 13% से ज्यादा कंसंट्रेशन जाने पर यीस्ट खुद ही मर जाता है, तो उससे ज्यादा कभी बन ही नहीं सकता, है ना। इसीलिए 13% से कम ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करके अल्कोहल में कौन बदल देगा, हमारा यीस्ट बदल देगा। ये किसके अंदर आ गया, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसमें खाली एक ही स्टेप है, एक ही स्टेप में NADH यूज होता है और NAD बन जाता है, यूज होता है और क्या बन जाता है, NAD प्लस बन जाता है। अब मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन और ऐड हो जाएंगे तो क्या बनेगा बताओ, C3H6O3, और ये क्या है, लैक्टिक एसिड। हो गया फर्मेंटेशन की कहानी कंप्लीट। ये कब होगा, ये कहाँ होगा, हमारे मसल्स में, जब ऑक्सीजन की कमी चल रही होगी, या फिर हम बोलते हैं जब हमें जल्दी जल्दी ATP चाहिए, है ना, तब क्रेब्स साइकिल के लिए हम रुक नहीं सकते, तो हम क्या कर रहे हैं, फटाफट से ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, 2 ATP निकाल रहे हैं, उनको यूज कर रहे हैं, लैक्टिक एसिड जमा कर ले रहे हैं। जमा क्यों कर ले रहे हैं, क्योंकि बाद में जब ऑक्सीजन आएगा तो इस लैक्टिक एसिड को तोड़ा जाएगा। फिर हम क्या यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे क्रेब्स साइकिल के अंदर में, जब ऑक्सीजन बाद में मिलेगी तब। हाँ, लैक्टिक एसिड जब मसल्स में ज़्यादा जमा हो जाता है तो उससे मसल क्रैम्प होते हैं, थक जाते हैं मसल्स। जैसे अगर तुम कोई भी चीज़ हैवी उठा रहे हो तो थोड़ी देर बाद मसल्स में दर्द होगा, या फिर कोई एक्सरसाइज करो, कोई रनिंग कर रहे हो तो थकते हैं ना मसल्स। वो सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, लैक्टिक एसिड की वजह से और ATP की कमी की वजह से। ठीक है, जो तेज दर्द निकलती है मसल्स में वो लैक्टिक एसिड जमा होने की वजह से। ठीक है, फर्मेंटेशन खत्म। अब हम किसके ऊपर आते हैं, अब हम आते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे। इसको अब लिख ले, ये तो छोटा सा है, हाँ नोट कर ले इसको। एम्फीबॉलिक पाथवे का मतलब समझना, जब हम किसी को बोलते हैं एम्फीबॉलिक है, अब यहाँ पर एम्फी मतलब क्या है, जो 2 जगह है, 2 या 2 से ज़्यादा मेथड्स को फॉलो करें, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फी। जैसे एम्फीबियंस लैंड में भी रह रहे हैं, पानी में भी रह रहे हैं, तो जो बीच में रहते हैं, जो दोनों को फॉलो करते हैं, दोनों रूल्स को फॉलो करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फी। अब बॉलिक यहाँ पर है मेटाबॉलिज्म से, यानी कि मेटाबॉलिज्म के दोनों प्रोसेस को फॉलो करता है, यानी कि कैटाबॉलिक भी होगा और एनाबॉलिक भी होगा। कैटाबॉलिक मतलब ब्रेक डाउन और एनाबॉलिक मतलब सिंथेसिस। तो यानी कि इस रेस्पिरेशन की जो मैकेनिज्म है, इसके अंदर मटेरियल का ब्रेक डाउन भी होता है और मटेरियल का सिंथेसिस भी हो रहा है। मटेरियल का सिंथेसिस मतलब पायरुविक एसिड का सिंथेसिस नहीं कह रहे हम, ठीक है, यानी कि कोई नई चीजें बनेंगी, प्रोटीन्स बनेंगे, फैटी एसिड्स बनेंगे, ग्लूकोज बनेगा, कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंट मटेरियल्स बनेंगे, अलग अलग एंजाइम बनेंगे, कोई हार्मोन्स बन जाएंगे। तो अलग अलग जो हमारे बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं वो हम रेस्पिरेशन की इस मेथड के थ्रू डेराइव कर सकते हैं। वो कैसे समझना, हमारे पास में ग्लूकोज के कुछ मेन स्टेप है। कौन कौन से मेन स्टेप है? सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज से क्या बना है हमारा? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड से क्या बना है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ गया है? क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में एक मटेरियल था, एक कंपाउंड था जिसको हम बोलते थे अल्फा कीटो ग्लूटेरिक। याद हो गया ना तुझे तो? एसिड, गुड। अल्फा, वियर्ड नाम जल्दी याद होते हैं, पता है? इजी नाम लेट याद होते हैं, जबकि वियर्ड नाम जल्दी याद हो जाते हैं। हाँ, चलो अब यहाँ देखो, तो ये क्या है? हमारे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन है। अब जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो जनरली क्या करते हैं? वो जनरली डायरेक्टली ग्लूकोज में या फ्रक्टोज में टूटते हैं,
ठीक है, और कहीं ना कहीं से इस प्रोसेस के अंदर क्या हो जाते हैं, वो एंटर कर जाता है। कार्बोहाइड्रेट का तो इजी है। हमें बात किसकी करनी है, हमें बात करनी है फैटी एसिड्स की, और दूसरा हमें बात करनी है प्रोटीन्स की। कार्बोहाइड्रेट के अलावा दो और चीजें हैं मेन, फैटी एसिड और प्रोटीन। अब अगर मैं किसी फैटी एसिड को तोड़ूंगी तो मुझे दो कंपाउंड मिलेंगे, किसी फैट को तोड़ेंगे तो, सॉरी फैटी एसिड लिख दे डायरेक्टली, किसी फैट यानी कि लिपिड को अगर मैं तोड़ूंगी तो दो चीजें मिलेंगी, एक मिलेगा ग्लिसरॉल और दूसरा क्या मिलेगा, फैटी एसिड। किसी लिपिड या फैट को तोड़ने पे क्या मिलते हैं हमें, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। अच्छा, जब हम ग्लाइकोलिसिस कर रहे थे तो ग्लाइकोलिसिस के एक स्टेप में हमको क्या मिला था, DHAP और DHAP और G3P मिला था हमको। DHAP काहे में कन्वर्ट हो जाता था, G3P में, आइसोमेरेज एंजाइम के थ्रू। एक स्टेप था बीच में, ये कहाँ पर, ग्लाइकोलिसिस के अंदर में, 4th और 5th स्टेप है ना। तब यहाँ पर जो ग्लिसरॉल होता है हमारे पास में, ये ग्लिसरॉल कन्वर्ट होता है DHAP में बाय डिफरेंट मैकेनिज्म्स। तो फैटी एसिड ऐसे करके रेस्पिरेशन में एंटर कर लेते हैं। जब मैंने कहा था कि फैटी एसिड को तोड़ करके हम ATP बना सकते हैं, तो मेरे कहने का मतलब यही था कि फैट को जब हम तोड़ेंगे तो हमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलेगा, और ग्लिसरॉल कन्वर्ट काहे में हो जाएगा, DHAP में। हालांकि इसमें बहुत सारे स्टेप आते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं, ATP हमें खर्च करनी पड़ती है, इसलिए हम स्टेप को प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ फैट कहाँ से रेस्पिरेशन के पाथ को एंटर कर सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल एंटर कर सकता है DHAP वाले स्टेप पर, ठीक है। और ये फैटी एसिड एंटर कर सकता है एसिटाइल कोएंजाइम A के स्टेप से। फैटी एसिड काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम A में, और ग्लिसरॉल काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, DHAP में। और यहाँ से ग्लिसरॉल एंटर कर गया, यहाँ से फैटी एसिड एंटर कर गया, और क्रेब्स साइकिल में चले दोनों ने काम कर लिया अपना, ठीक है। लेकिन प्रोटीन जो है, प्रोटीन बहुत सारे टाइप के होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर साइड चेन्स, है ना। मेन तो बेसिक सेम है, लेकिन साइड चेन्स अलग अलग होती हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन के जो अमीनो एसिड्स हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो प्रोटीन में क्या है, डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स हैं, और अलग अलग अमीनो एसिड अलग अलग स्टेप में एंटर करेंगे। कोई पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई अमीनो एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोई अमीनो एसिड अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर ऑफ R ग्रुप, है ना। तो यहाँ से ये एंटर कर जाएंगे किसमें, हमारे रेस्पिरेशन में। यानी कि जरूरत आने पर हम फैट्स का भी यूज कर सकते हैं एनर्जी निकालने के लिए, और प्रोटीन्स का भी यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए, एनर्जी निकालने के लिए। मगर एक बात याद रखना, प्योर फैट्स और प्योर प्रोटीन्स रेस्पिरेशन के पाथ में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बुक में, आपकी बुक की इस चैप्टर की सबसे लास्ट लाइन है कि प्योर प्रोटीन्स और फैट्स आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट्स। यानी कि जो सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन है, प्योर प्रोटीन है, या फिर कोई प्योर फैट है, प्रोटीन ही प्रोटीन होने का मतलब है कि सिर्फ उसमें अमीनो एसिड होंगे, कोई भी अलग से सब्सट्रेट मिथाइल वगैरह आकर के नहीं जुड़ा होगा। जो हमारा प्रोसेसिंग के दौरान चीजें जुड़ती हैं वो कुछ नहीं जुड़ा होगा अगर, तो उस प्योर प्रोटीन को या प्योर फैट को हम कभी भी रेस्पिरेशन के पाथ में यूज नहीं करेंगे, एनर्जी निकालने के लिए यूज नहीं करेंगे। उसके अलावा सारे के सारे फैट और प्रोटीन यूज हो सकते हैं एनर्जी निकालने के लिए, अलग अलग जगह से कहाँ एंटर करेंगे, हमारे रेस्पिरेशन के पाथवे को एंटर करेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि एट व्हाट स्टेज फैट एंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे, तो हम क्या बोलेंगे, glycerol enter at the step 4 and converts into DHAP, and fatty acid enters at link reaction and convert into acetyl coenzyme A। अगर प्रोटीन की बात करेंगे तो सेम टू सेम, प्रोटीन एंटर्स एट द लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड, आल्सो कैन एंटर एट द लिंक रिएक्शन टू फॉर्म बाय फॉर्मिंग एसिटाइल कोएंजाइम A, एंड आल्सो कैन एंटर एट द अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड इन क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तीनों स्टेप में ये यूज हो सकता है, दोनों स्टेप में ये यूज हो सकता है। लेकिन ये जो स्टेप्स हैं ये वन डायरेक्शनल नहीं है, ये स्टेप्स हैं टू डायरेक्शनल। यानी कि अगर मुझे कभी फैट बनाने की जरूरत पड़ी
तो मैं इस DHAP का यूज करके ग्लिसरॉल बना सकती हूँ। अगर मैं बोल रही हूँ ये कैटाबॉलिक है तो ये कैसा भी है, एनाबॉलिक भी है। जब मुझे बॉडी में जरूरत लगेगी कि यार फैट बनाना है और मेरे पास फैट के लिए ग्लिसरॉल नहीं है सबस्ट्रेट के फॉर्म में, तो मैं ग्लूकोज से DHAP बनाऊंगी, DH से क्या बना दूंगी, सॉरी ग्लूकोज से DHAP बनेगा और उससे क्या बन जाएगा, ग्लिसरॉल बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर से स्टेप वापस भी जा सकती है, इसलिए हम बोल रहे हैं एम्फीबॉलिक है। जब फैट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में तोड़ते हैं ना, इसको बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। हमने पेरोक्सिसोम बीटा ऑक्सीडेशन हमने पेरोक्सिसोम वाले में पढ़ा था। पेरोक्सिसोम बीटा ऑक्सीडेशन करता है फैट्स का, याद है थोड़ा थोड़ा? तो पेरोक्सिसोम क्या करता है, बीटा ऑक्सीडेशन करता है फैट को, फैट के फैटी एसिड वाले को तोड़ के एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलता है, ठीक है। और ये काम कहाँ कहाँ होता है, एक तो पेरोक्सिसोम में होता है और दूसरा कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ना ऑब्वियसली। दूसरा कहाँ होता है, काम कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या, पेरोक्सिसोम, ऑक्सी, PEROXI, पेरिऑक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया दो जगह हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे कभी फैट बनाने की जरूरत पड़ी तो मैं इस एसिटाइल कोएंजाइम ए का यूज कर सकती हूँ इन द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। ये कौन सा पाथवे हो गया, एनाबॉलिक पाथवे, ठीक है। सेम टू सेम पायरुविक एसिड का यूज कर सकते हैं अमीनो एसिड्स बनाने में, सेम टू सेम अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड्स का यूज कर सकते हैं अमीनो एसिड बनाने में, और एसिटाइल कोएंजाइम ए का भी यूज कर सकता है अमीनो एसिड्स को सिंथेसाइज करने में, ठीक है। जनरली एसिटाइल कोएंजाइम में पायरुविक एसिड में बदलता है, वहाँ चल जाता है, लेकिन इसको भी हम रिवर्स करा सकते हैं। यानी कि हम ना सिर्फ इसको यहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन वहाँ भी बदल सकते हैं। अगर मुझे प्रोटीन बनानी है तो तब भी मैं ये वाली पाथवे शुरू करूँगी, समझ में आ रहा है। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड बनाना है तब भी मैं ये सारा पाथवे फॉलो करूँगी, लेकिन अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड को पकड़ के डाल दूँगी दूसरी जगह। यानी कि रेस्पिरेशन लिंकेज है बीच में, प्रोटीन को तोड़ने का लिंकेज भी यही है, प्रोटीन तोड़नी है तो भी बीच में ये आएगा, और प्रोटीन बनानी है तो भी बीच में ये आएगा, ठीक है। सेम टू सेम फैट तोड़ना है तो भी बीच में ये आएगा, फैट बनाना है तो भी बीच में यही आएगा। अगर तुम्हें फर्दर क्लासेस में और बायोकेमिस्ट्री पढ़ने का मौका मिलेगा तो वहाँ फैटी एसिड और प्रोटीन की सिंथेसिस पढ़ते हैं, फैटी एसिड और अमीनो एसिड्स की सिंथेसिस, तो वहाँ पढ़ोगे कि हर चीज़ में रेस्पिरेशन पढ़ना है तुमने, इसलिए इसके स्टेप्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, सब जगह काम आएंगे ये, इसके सबस्ट्रेट याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ आता था सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए आता था। इसका यूज कहाँ करते हैं, हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना। क्लोरोप्लास्ट में क्या थी, पोरफायरिन रिंग्स थी 4, तो इससे बनता है पोरफायरिन रिंग। यही पोरफायरिन रिंग क्लोरोप्लास्ट में भी होती है, क्लोरोफिल में भी होती है, यही पोरफायरिन हीमोग्लोबिन में भी होती है, ठीक है। यानी कि प्लांट्स में क्लोरोफिल बनाने के लिए और एनिमल्स में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए भी ये स्टेप काम आएंगे। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए चाहिए वहां पर हमको, समझ में आ रहा है। तो रेस्पिरेशन क्या लिंक रिएक्शन है, सिंथेसिस के समय भी काम आएगी और ब्रेक डाउन के समय पे भी काम आएगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एम्फीबोलिक बोलते हैं। एम्फीबोलिक पाथवे, सिर्फ ब्रेक डाउन का पाथवे नहीं है, सिंथेसिस का पाथवे भी है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, इन सारी चीजों का फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। सारे स्टेप्स याद रहेंगे, सारे स्टेप्स याद करना, ठीक है। खास करके रेस्पिरेशन के तो कर ही लेना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, काम तो आना ही है, इतना ठीक है। अच्छा, तुम्हें याद है तुम्हारी बुक में एक जगह लिखा है कि ग्लूकोज को तोड़ के हमें या तो 36 या फिर 38 ATP मिलते हैं, ऐसा क्यों, क्या लग रहा है कहाँ पर होता होगा गड़बड़? मुझे पता ETS कहाँ चलती है, कहाँ चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रही है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस हो रही है, इसका मतलब NADH भी कहाँ बना है, ग्लाइकोलिसिस वाला, साइटोप्लाज्म में। इसने माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करना है, एंटर करना है। अब इसको एंटर करने के लिए दो पाथवे हैं। अब ये जब यहाँ से एंटर कर रहा है
कहाँ एंटर कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर रहा है। तो यहाँ पर दो शटल सिस्टम चलते हैं, शटल एंट्री सिस्टम है, दो एंट्री सिस्टम है, दो गेट है, ठीक है। एक है हमारा ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, GPS, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। एक है मेलेट एस्पार्टेट शटल, मेलेट एस्पार्टेट ही है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल और मेलेट एस्पार्टेट शटल, दो शटल्स हैं। अगर कोई भी NADH जो है, NADH प्लस H पॉजिटिव, अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से एंटर करता है, ये क्या है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, यहाँ से कौन आया, NADH, ये क्या है, साइटोप्लाज्म, यहाँ क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ग्लिसरॉल, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, वैसे तो ये तुम्हारे बुक में है भी नहीं, लेकिन समझ लो कि लिखा क्यों है, पूछ सकता है, ठीक है। ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से अगर ये एंटर करेगा तो ये FADH2 में बदल जाएगा। कितने बने हैं बाहर, दो बने हैं, तो दो NADH2 काहे में बदल गए, दो FADH2 में बदल गए। NADH2 तोड़ने से कितना ATP बनता था, 3 ATP, लेकिन FADH2 तोड़ने से तो कितना ही ATP बनता है, खाली 2 ATP, तो 2 ATP कमी हो जाएगी ना। 2 मॉलिक्यूल यूज होते तो टोटल कितने बने, 4, यहाँ 2 मॉलिक्यूल यूज होते तो टोटल कितने बनते हैं, 6, तो 2 की कमी हो गई, इसलिए तो 36 ही बन रहे हैं। अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से जाएगा तो सिर्फ कितने ATP बनेंगे, 36। क्यों, क्योंकि साइटोप्लाज्म वाला NADH2 एंट्री के समय काहे में कन्वर्ट हो जाता है, क्या फॉर्म करता है, ऐसा बोल सकते हैं, क्या सिंथेसाइज करता है, क्या सिंथेसाइज करता है, FADH2 सिंथेसाइज करता है, इसका यूज हो रहा है और ये बन रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये मेलेट एस्पार्टेट शटल से आता है, मेलेट एस्पार्टेट शटल से जब आता है, तब 2 बाहर तो बनते सिर्फ 2 ही हैं, 2 NADH2 ही बनाएगा। तो यहाँ जितना NADH2 था उतना ही रहा, तो ये कितने मॉलिक्यूल बनाएगा ATP के, 6 ATP मॉलिक्यूल बनाएगा, यानी कि अब कितना प्रोडक्शन होगा, 38 ATP का प्रोडक्शन। इसीलिए लिखा है 36 और 38, बाकी किसी चीज का रोल नहीं है, रोल बस है साइटोप्लाज्म वाले NADH2 का। अगर वो एंट्री करेगा GPS से, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से, तो सिर्फ 4 ATP बना पाएगा, लेकिन अगर एंट्री करेगा MAS से तो तब कितने बना पाएगा, 6 ATP बना पाएगा। 6 ATP बनाएगा तो 38 होंगे टोटल, अगर 4 ही बना पाएगा तो टोटल कितने होंगे, 36 ही होंगे, याद रहेगा। अब मैं ना एक टेबल भेज दूंगी तेरे को, ये टेबल एक बार देख ले, इसमें लिखा हुआ है, ये टेबल दिख रही है, इस टेबल में देख कहाँ पर क्या है। अब लास्ट हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट, तो कुछ भी नहीं है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना अपॉन कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ। ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है तो डाउन लिख रही हूँ, ठीक है, या माइनस लिख देते हैं, यूज्ड मतलब माइनस, और कितना बना मतलब प्लस, इसी के रेशियो को बोलता है रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट। हाँ, अब निकालना है, जैसे सिंपल हमारी क्या है, ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस का नॉर्मल रेस्पिरेशन मान लो, एरोबिक रेस्पिरेशन, तो उसमें रिएक्शन क्या बनती है, C6H12O6 प्लस 6O2, अगर हम कटवर्ट कर लेते हैं तो 6O2, और इसके एज अ रिजल्ट कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन 6O2, कैंसिल आया, आंसर आया 1। यानी कि जब भी किसी भी सबस्ट्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि कंप्लीट कंबशन होगा, पूरा टूटेगा जब, तो तब रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट क्या आएगा, 1। यानी कि यहाँ पर हर एक कार्बन एक दूसरे से क्या हो गया है, अलग हो गया है। लेकिन सोचो उसके बाद जब हमारे पास में क्या होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन तो होती नहीं है, और यूज होकर के एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, याद है, एक ही मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वो भी यहाँ पर खो गया, चले क्या, वो तो एक स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, 1 CO2 अपॉन 0O2, और जब भी अपॉन में 0 होता है तो आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट क्या हो गया, इनफाइनाइट, ठीक है। और लैक्टिक एसिड वाले में 0/0, तो 0, रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट 0। तुम्हारे बुक में एक एग्जाम्पल लिखा है एक फैटी एसिड का, जिस भाई साहब का नाम है ट्राइपाल्मिटिन, पाल्मिटिन। इसमें इसने बताया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं वो बनते हैं 102। रिएक्शन लिखिए, याद रखनी पड़ेगी,
ठीक है, कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं? 102 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। और कितना ऑक्सीजन यूज होता है? 145 ऑक्सीजन यूज होता है। तो कैंसिल करके अप्रोक्स 0.7 के करीब करीब वैल्यू आती है। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट क्या हो गया? 0.7। यानी कि फैटी एसिड का ब्रेक डाउन करने पर हमें 1 नहीं मिल रहा है, यानी कि कंप्लीट कंबशन नहीं हो पा रहा है। समझ में आ रही है कहानी? तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट तो कुछ भी नहीं है, बस कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनी है और ऑक्सीजन कितना निकला है उसका एक रेशियो निकालना है। हर एक सबस्ट्रेट के लिए अलग अलग वैल्यूज आएंगी, प्रोटीन्स के लिए भी और कम आएंगी फिर। ठीक है, इतना ही हमारा टॉपिक। और ये टॉपिक इसी बात के साथ क्या होता है? खत्म। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन जब भी होगा तब उस समय पर क्या होगा? उस समय पर जो रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट आएगा वो 1 से कम आएगा। प्रोटोप्लाज्मिक कब होता है? प्रोटोप्लाज्मिक भूल गई है? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। हाँ, जब स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन और फैट यूज होती है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन बोलते हैं ना। स्टोर्ड वाले को क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो जब प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन होगा तब वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1 से कम। अब मान लो तुझे क्वेश्चन दिया है कि ड्यूरिंग एनी रेस्पिरेशन पाथवे द रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट इज 0.8। व्हाट काइंड ऑफ रेस्पिरेशन इज अकरिंग? नंबर 1 फ्लोटिंग, दूसरा प्रोटोप्लाज्मिक, बोथ, नन ऑफ दिस। आंसर क्या होगा? प्रोटोप्लाज्मिक। सिंपल है, चल जाएगा काम हमारा।